देख रही हूँ कि आप सिर्फ पढ़ते लिखने के मतलब बोलने के अलावा देखिए किताबें लिखते हैं। गणराज्य का स्वधर्म याद दिला रहे हैं योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी ये बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्वीट के अलावा किताबें भी पढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनमें से ऐसे लोग बचे हैं ना दुनिया में अभी उम्मीद जो ट्वीट और यूट्यूब के अलावा आज तो मैं बच्चों में देखता हूँ वो हाँ। कुछ पढ़ते नहीं है, सिर्फ देखते हैं। और मैं पुराने जमाने का हूँ, मैं अभी भी सुबह सिर्फ अखबार पढ़ता हूँ, टीवी नहीं देखता हूँ। कितने अखबार और पढ़ते हैं आप? किताब सुबह 6 अखबार पढ़ता हूँ, बस वाह। वो मेरा सुबह की डाइट होती है। 1 घंटे मैं से टीवी ज्यादा? नहीं, 1 डेढ़ 2 घंटा जितना भी लगे तो वो मेरी सुबह डाइट हो जाती है। और अभी भी मैं लिखित को पढ़ना पसंद करता हूँ, तो शायद इसी बीमारी के चलते नहीं, और मुझे भी लगता हूँ। है कि अगर लोग कम भी पढ़ें तब भी ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर ये किताबें जब ट्वीट डिलीट हो जाएंगे, वीडियोस हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, तब भी तो ये किताबें काम आएंगी। उम्मीद करते हैं। मैंने ये किताबें खास उद्देश्य से लिखी, वो ये कि मुझे लगता है कि हम लोग का मतलब सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग जो इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों की जो भाषा है वो पुरानी पड़ चुकी है। वो भाषा अब एक साधारण जनमानस से जुड़ती नहीं है। और हमारे पास हमारी सिविलाइजेशन में जितने रिसोर्सेस हैं उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमारी भाषा एक बहुत छोटे से अंग्रेज़ी बोलने वाले तबके तक, एक छोटे से बहुत हाईली एजुकेटेड तबके तक पहुंच के बात रह जाती है। तो हमें एक नई भाषा चाहिए और उसकी कोशिश मैंने की है। तो इसमें जैसा आप सोच सकती हैं वो तो सब चीज़ें हैं ही, सेकुलर राजनीति के पक्ष में तो बिल्कुल। आपने यहाँ राष्ट्रवाद से लेकर और तमाम तरह के मुद्दे उठाए, यानी हमारे जो करंट इश्यूज हैं उनको आपने उठाया है। इसके अलावा राष्ट्रवाद की अग्नि परीक्षा पे ये चैप्टर है, मैं देख रही हूँ। सेक्युलरवाद की गलतियों पर भी ये यहाँ चैप्टर आपने लिखा है। काफ़ी लंबा लिखा है इन चीज़ों पे मैंने, क्योंकि वो लोग अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि वो एक छवि बन जाती है ना, JNU से है, दाढ़ी रखी है, सेकुलर ही होगा, सेकुलर की कोई गलतियाँ बताएगा नहीं। दरअसल मैं जो कह रहा हूँ वो ये, मूलतः इस पुस्तक में जो कह रहा हूँ वो ये कि सेकुलरवादी लोगों को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। इसलिए नहीं कि सेकुलरवाद गलत है, सेकुलरवाद तो इस देश की बुनियाद है। अगर सेकुलर इंडिया नहीं होगा तो इंडिया नहीं बचेगा। लेकिन इसलिए कि हमने क्या सेकुलरवाद का जो सिद्धांत है, उसका जो असूल है, क्या हमने उसके साथ न्याय किया है? क्या हम उसे उस भाषा में जनता के पास ले जा सके जिसकी ज़रूरत थी? जनता की भाषा, जनता का मुहावरा, जनता का संस्कार। इस देश के 98% लोग आस्था वाले लोग हैं किसी ना किसी चीज़ में। एक आस्थावान व्यक्ति को हम कैसे सेकुलरवाद तक लेके जाएं? ये तो बेहद ज़रूरी है ना। अगर आस्थावान के बाहर रहेगा, अगर हम खड़े होकर ईश्वर के विरुद्ध ही कैंपेन चलाया करेंगे जैसे हमारे कुछ दोस्त करते हैं, फिर तो इस देश के 1.5-2% लोग ही सेकुलर होंगे। मैंने जवाहर सरकार जी से सवाल पूछा था कलकत्ता में, मैं इंटरव्यू उनका किया। मैंने कहा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी, जैसे बीजेपी करती है, एक ऐसे देश में जहां बेशतर लोग धर्म ही उनके लिए एक गाइडिंग, सबसे बड़ा गाइडिंग फोर्स है। धर्म की राजनीति कैसे ना की जाए, मतलब कम्युनल राजनीति धर्म की। तो मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया है, उन्होंने उनसे तो नहीं मिला। मैं नहीं चाहता कि हम धर्म की राजनीति करें, लेकिन जिसे हम धर्म कहते हैं वो कोई एक छोटी सी नैरो डॉक्ट्रिन नहीं है। धर्म महासमुद्र है, उसमें बहुत कुछ कूड़ा भी है और उसमें पानी है, उसमें प्राण है, उसमें वायु है, सब कुछ है उसमें। तो धर्म के समुद्र से, और हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति और परंपराएं, परंपरा ना बोलें हम, परंपराएं, हमारे देश में मल्टीपल ट्रेडिशंस हैं। एक धर्म के भी 50 ट्रेडिशन है हमारे देश में, तो उनमें इतना कुछ है। अगर मुझे फेमिनिज्म की बात करनी है तो मैं 11वीं सदी के शैवाइट ट्रेडिशन से बसवन्ना की बातों से क्यों ना उठाऊं? बसवन्ना ने क्या नहीं कहा जो एक फेमिनिस्ट कहना चाहता है? मैं कबीर से क्यों ना उठाऊं? मैं इस देश में जितनी परंपरा, और मैंने स्वधर्म शब्द बहुत जानबूझ के इस्तेमाल किया इसके टाइटल में, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे देश का जो स्वधर्म है, धर्म मतलब मजहब नहीं, स्वधर्म मतलब एक ड्यूटी, बिल्कुल, फर्ज क्या है हमारा? फर्ज है ना। इस देश के बुनियादी उसूल क्या है, हमारी सभ्यता के बुनियादी असूल क्या है? और मैंने कहा है कि हमारी सभ्यता का बुनियादी असूल जो है हमेशा आंदोलन में निकला है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये जैन और बुद्ध धर्म क्या थे? आंदोलन थे, प्रोटेस्ट मूवमेंट थे, तो बहुत मेजर। ये भक्ति आंदोलन तो हम बोलते ही आंदोलन है। सूफी क्या है? आंदोलन है सब। और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 3 बड़े आंदोलन थे जिन्होंने इस देश के स्वधर्म को शेप किया है। और हमारे संविधान ने कुछ नहीं किया। ये जो स्वधर्म आ रहा था
उसको कागज़ पे लिख दिया है। इसलिए संविधान सिर्फ संविधान नहीं है। संविधान 2 साल में नहीं बना, संविधान 100 साल में बना है। देश की आज़ादी के आंदोलन ने लिखा था, और ये 100 साल जो है वो पिछले 3000 साल का कपड़ा छान निचोड़ है। जो जो कूड़ा था उसको कूड़ेदान में डाल दिया, जो काम की बात थी उसको बचा के रखा। मंथन होके हुआ निकल जी, और उससे इसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी आपने ये चैप्टर में थोड़ा हैरान हो गई इसको देख के, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्सर जोड़ा जाता रहा है कि दक्षिणपंथी सरकारें, दक्षिणपंथी पार्टियां अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं और उसको बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजरेट करके पेश करती हैं। अच्छा किया आपने पूछा। दिक्कत क्या हो रही है कि हम सब लोग, क्योंकि ये किताब दरअसल बार बार ये कहती है कि एक उंगली वहाँ है तो 3 उंगली मेरी तरफ भी है, 3 कौन सी उंगलियाँ, इसकी शिनाख्त करने की बार बार कोशिश है। हम लोगों ने क्या किया, एक अजीब सा डिवीजन ऑफ लेबर कर लिया है। वो ये है कि भाई पैसा कमाना तो मनमोहन सिंह का काम है, वो खर्च कैसे किया जाए ये बताना मेरा काम है। कितना कन्वीनियंट डिवीजन ऑफ लेबर है। राष्ट्रीय सुरक्षा अडवाणी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे, उस सुरक्षा के अंदर मानवाधिकार बचाना मेरा काम है। ये ना करें, दोनों जिम्मेवारी हमें लेनी होगी। आज इस देश को राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती कहाँ से है? पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान की तो मतलब ये तो ट्रंप ने खामखा बढ़ा रखा है। पाकिस्तान की वो स्थिति ही नहीं है कि वो हिंदुस्तान से मुकाबला ये चुनौती पेश कर सके। असली चुनौती चीन से है इस वक्त। चीन का जो इकोनॉमी है, जो उसकी मिलिट्री माइट है, और सच ये है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चीन है इस वक्त। उसका लॉन्ग टर्म मुकाबला आप कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचना लिबरल लोगों का काम है। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई आके फिर हमारे को एक उन्मादी भाषा में इस सवाल पे सोचेगा। ये बहुत बड़ी कमी हम लोगों की रही है कि इन सवालों पे हमने नहीं सोचा। बड़ी बात कह रहे हैं आपके, सिर्फ मानवाधिकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचना भी इन्हीं लिबरल, इन्हीं, हम इसके खिलाफ नहीं है। हमारी अलग परिभाषा, एक अलग सोच है उसको लेकर। सिर्फ मनरेगा ना सोचें, टैक्स कैसे आएगा ये भी सोचना जाए। बिल्कुल आखिरी सवाल इस कड़ी में कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपका सुझाव क्या है, किस तरह के लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए? वो सब जो कि इस देश में आस्था रखते हैं। देखिए, मैं आस्थावान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता हूँ और उस अर्थ में पूजा प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ना इस मिट्टी में आस्था है, इस देश में आस्था है कि ये देश सिर्फ 11 साल, 20 साल, 30 साल से नहीं बदलेगा। इस मिट्टी में बहुत कुछ है और अंततः ये मिट्टी अपने आप को फिर एसर्ट करेगी। और इस मिट्टी को हासिल करने की जिसमें इच्छा है वो शायद इसे देखेंगे तो उन्हें शायद कुछ वो औजार मिल जाए, शायद कुछ वो बीज मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके वो कुछ कर सकें। ये उन लोगों के लिए तो नहीं है जो सब निराश हो रहे हैं कि भारत का जो लोकतांत्रिक भविष्य है वो होगा, जिंदा रहेगा, ताज़ा रहेगा या नहीं। ये तमाम जो दबे कुचले लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी छाती पर बैठे हुए हैं लोग, क्या वो लोग, उनका क्या भविष्य होगा, उन सब के लिए कुछ है इस किताब में? मैं उम्मीद करता हूँ कि है। उनके लिए शायद एक नई भाषा है, उनके लिए नए औजार हैं, उनके लिए नई अवधारणाएं हैं। ऐसी किताब सीधे सीधे आप किसी मजदूर को तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन जो लोग इस देश के अंतिम व्यक्ति से बात करना चाहते हैं उसको एक नई भाषा, कुछ नए औजार, कुछ नए सोचने के सिद्धांत दे सकेगी, इस उम्मीद में लिखी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपकी बातचीत करने के लिए।